सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या कह लीजिए एक का ज्ञान या कह लीजिए एक का तरीका, आज उसका यह छठा सत्र है जो कि जनवरी 24, 1981 को रिकॉर्ड किया गया है। दोहराया जाता है इस किताब में दी गई सभी जानकारी, सूचनाएं, इस किताब में दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और या फिर सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है और यह आपके अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। तो अब हम आगे चलते हैं। चलते चलते आज का ये छठा सत्र शुरू करते हैं। रॉ कहते हैं, हम रॉ हैं, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद शुरू करते हैं। हम कल के विषय को जारी रखना चाहेंगे। डॉन कहते हैं, हम कल के विषय को जारी रखना चाहेंगे। रॉ, यह ठीक रहेगा। अब हम उपचार की ऊर्जा शक्तियों के विकास से संबंधित शिक्षण सीखने के तीसरे क्षेत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्षेत्र आत्मा का हिस्सा है, जो कि बल के क्षेत्र और चेतना का सम्मिलित रूप होता है तथा आपके मन, शरीर, आत्मा परिसर का सबसे कम विकृत रूप है। आत्मा की खोज तथा संतुलन सीखने सिखाने का सबसे लंबा तथा कठिन भाग होता है। हम मन को एक पेड़ की तरह समझते हैं। मन शरीर को नियंत्रित करता है। वो मन जो एकाग्र, संतुलित और जागरूक होता है, तो शरीर किसी भी पूर्वाग्रहों या विकृतियों से सहज होकर उस उपकरणों को, उपकरण यानी जो आप कालरा के लिए कहा गया, उचित रूप से संतुलित कर देता है। तब वो उपकरण किसी भी महान कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी एक संतुलित, एकाग्र और जागरूक मन शरीर को किसी भी पूर्वाग्रह विकृतियों में भी संतुलित रखता है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसा हवा और आग कार्य करते हैं। आत्मा के शरीर ऊर्जा क्षेत्र का मार्ग या चैनल, आत्मा के शरीर ऊर्जा क्षेत्र यानी रॉकेट या सूचना देने वाले का एक रास्ता होता है। जब शरीर और मन ग्रहणशील और खुले होते हैं, तब आत्मा एक आत्मा शरीर ऊर्जा क्षेत्रों का एक मार्ग या चैनल होता है। जब शरीर और मन ग्रहणशील और खुले होते हैं, तब आत्मा एक शटल या संचारिक की तरह कार्य करता है। एक शटल या संचारिक यानी एक रॉकेट या सूचना देने वाला की तरह कार्य करता है, जो कि उस तत्व की व्यक्तिगत ऊर्जा की इच्छा के ऊपर ही तथा उससे रचनात्मक आग और हवा का धारा प्रवाह नीचे की तरफ करता है।
तथा अपने चारों तरफ ऊर्जा का एक क्षेत्र बनाना शुरू कर देता है। उपचार की क्षमता दूसरे क्षमता की तरह ही जिससे है उपकरण असाधारण क्षमता कहते हैं, वो अनंत बुद्धिमत्ता के अंदर एक रास्ता या शटल के परिणाम स्वरूप होता है। यानी आत्मा जब शरीर और अनंत बुद्धिमानिता के बीच एक संपर्क बना देता है तो कई तरह की क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं, जिसे लोग असाधारण क्षमता कहते हैं। आपके तल में ऐसे कई लोग हैं जिनके आत्मीय ऊर्जा क्षेत्र में अनियमित छेद या प्रवेश द्वार होता है, जो कि कभी कभी कुछ रसायन ग्रहण करने से होता है, जिसे कि LSD कहते हैं, जो अपने ऊर्जा के स्रोत को अव्यवस्थित और बिना किसी नियंत्रण के टैप करने में सक्षम होते हैं। LSD यानी एक नशा, एक ऐसा पदार्थ कहते हैं जिनको वह कुछ ऐसे लोग लेकर उन चीजों को करते हैं जिससे उनका डर तुरंत भग जाता है। और जैसे कि LSD बोलते हैं, परंतु हम किसी यह सुझाव नहीं देंगे, यह सुझाव नहीं देंगे कि कोई ऐसे LSD लेकर इस तरह से काम करे, क्योंकि उसमें किसी का संतुलन भी बिगड़ सकता है। यदि कोई इस तरह से करता है तो उसको उसके ऊपर ही यह उसके ऊपर है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि यह सब कुछ इस किताब में लिखा है। LSD एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा पदार्थ है नशे का, जिसको लेकर कुछ लोग ट्रांस में, जैसे कहते हैं कि ट्रांस में चले जाते हैं और काफी एस्ट्रल ट्रेवल द्वारा कुछ चीजें करी जाती हैं, जैसे कि ध्यान के माध्यम से भी हमें एस्ट्रल ट्रेवल होता है, पर कुछ लोग इस नशे के साथ भी यह काम करते हैं, जो कि रॉक लिए मना कर रहे हैं। चाहे दूसरों के लिए ये चमत्कार जैसा लगे, परंतु वे लोग जिन्होंने सावधानी पूर्वक अनंत बुद्धिमानिता का दरवाजा खोल लिया है, उनके लिए ये एक साधारण बात है, ये आम बात है, यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। जीवन का अनुभव कुछ रूपांतरित हो जाता है और महान कार्य चलता रहता है। इस समय हमें लगता है कि ये अभ्यास आपकी शुरुआत के लिए पर्याप्त है। हम भविष्य के समय में जब आपको लगेगा कि आपने वह पूरा कर लिया है जो आपके सामने निर्धारित किया गया है, तो उपचार के अनुभव में इस गेटवे के कार्य और उपयोगों की अधिक सटीक समझ में हम आपका मार्गदर्शन करना शुरू करेंगे। डॉन। अब डॉन कहते हैं, उन डॉन का अगला सवाल यह है कि हमारा एक दोस्त है टॉम लिहार्टी, वो भी हम जो यह सत्र कर रहे हैं उसमें आना चाहता है। रॉ, हम टॉम को आने की मंजूरी दे रहे हैं, परंतु तुम्हें आगाह करते हैं कि इन सत्रों में आने से पहले अपना दिमाग और साजो सामान का ध्यान में रखकर ही आए। डॉन कहते हैं, साजो सामान से आपका क्या मतलब है? तो रॉ कहते हैं, साजो सामान से हमारा मतलब जो कालरा के सर के पीछे रखे हुए हैं। मास्टर्स, यहाँ कालरा के सर के पीछे खुशबू वाली अगरबत्ती, कैंडल लाइट की हुई है, और बाइबल जो उसको सबसे प्रिय है, जो उसको वहां ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कालरा के अनंत रचयिता द्वारा ऊर्जा भी प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉन कहते हैं, ठीक है, वह मुझे समझेगा। टॉम के लिए कह रहे हैं कि टॉम मुझे समझेगा, मैं उसे इन सारी बातों की जानकारी दे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उचित समय हो सकता है कि हम आपकी थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को शामिल करें। संभवतः वो जानकारी जिसका संबंध आपके पृथ्वी से जुड़ने से पहले कि आप कहां से आए थे, क्या इस बारे में बताना संभव है? रॉ कहते हैं, मैं रॉ हूं, मैं उस सामाजिक स्मृति परिसर यानी कि समूह जिसका मैं एक हिस्सा हूं, उनमें से एक हूं जो आपके मन, आपके अपने सौर मंडल के भीतर किसी दूसरे ग्रह से बाहर की ओर यात्रा करके आए थे। जैसा कि यह इकाई इसे कहेगी, ग्रहों का प्रभाव, जिसे आप शुक्र कहते हैं, यानी कि हम शुक्र ग्रह से आए हैं। हम आपके गणना अनुसार काफी पुरानी सभ्यता है। जब हम छठे आयाम में थे, हमारी भौतिक शरीर, जैसे कि आप कहेंगे, सुनहरे थे, हम लंबे और कुछ नाजुक थे। हमारे भौतिक शरीर का आवरण, जिसे आप त्वचा कहते हैं,
में सुनहरी चमक थी। इस रूप में हमने तुम्हारे लोगों के बीच आने का निश्चय किया था। उस समय आपके लोग शारीरिक बनावट में हमसे बहुत भिन्न थे, जैसा कि आप इसे कहते हैं। हम इसीलिए आबादी के साथ अच्छी तरह घुल मिल नहीं पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर हम उनसे अलग थे। इस प्रकार हमारी यात्रा अपेक्षाकृत कम से कम समय के लिए थी, क्योंकि हमने स्वयं को पाखंड में पाया जब आप सब ने हमें अलग समझा। यही वो समय था जब हमने ऐसी संरचनाएं बनाई जिनमें आप रुचि दिखाते हैं। तो रॉ कहते हैं, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं शुक्र ग्रह से, और हम चौथी घनत्वता के हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले भी आपके ग्रहों में आ चुके हैं, और आपको बार बार बताया गया कि हम जहां से आए हैं आप भी उस तरह से उस घनत्वताओं में आ जा सकते हैं। आपको उस एक के कानून का, एक के ज्ञान का बार बार एहसास दिलाया गया, ज्ञान दिलाया गया, लेकिन आपने इस चीज को ना समझते हुए हमारे रंग रूप के साथ आपने मैच किया, आपने उसको मेलजोल रंग रूप के साथ जोड़ दिया। तो हमारे भाई, हम तो यह समझ के आए थे कि तुम हमें अपना मानोगे, या कह लो अपने भाई बहन मानोगे, परंतु तुमने इस भेदभाव से देखा, इसलिए हम वापस चले गए। यही वो वक्त था जब पिरामिड भी बनाए गए थे। डॉन, आपने शुक्र ग्रह से हमारे ग्रह तक की यात्रा कैसे की? रॉ, हमने सोच की शक्ति से की। डॉन, क्या उस समय के लोगों में से किसी एक को हमारे ग्रह से ले जाना और उसे शुक्र ग्रह पर रखना संभव होता? क्या वही जीवित रहता? क्या स्थितियां बहुत ऐसी थी? रॉ, तृतीय घनत्वता की स्थितियां आपके लोगों के जीवन रूप के अनुकूल नहीं है। उस ग्रह मंडल का पांचवा और छठा आयाम बढ़ने, सीखने, सिखाने के लिए भी अब वहां मुमकिन नहीं है। तो रॉ की बातों से तो यही लगता है कि उस घनत्वता के, तीसरी घनत्वता के लिए वह ग्रह वायुमंडल, उस ग्रह पर वायुमंडल ठीक नहीं था, और पांचवी और छठी घनत्वता के लोगों के लिए भी वह सही नहीं था। तो इसका मतलब रॉ तीसरी ना, तो इसलिए इसका मतलब ना तीसरी, ना पांचवी और ना छठी घनत्वता के रह सकते हैं उस ग्रह में। उस ग्रह में वायुमंडल ना तो तीसरी घनत्वता, ना पांचवी, ना छठी घनत्वता के लिए था। इसका मतलब यह ग्रह चौथी घनत्वता के लिए है। इसका मतलब शुक्र ग्रह में चौथी घनत्वता के ही लोग रह सकते हैं। डॉन, आप शुक्र ग्रह से पारगमन कैसे कर पाए? यानी आप शुक्र ग्रह से हमारे ग्रह कैसे आ पाए और हमें छठे आयाम की कल्पना करते हैं? तो क्या वह उद्देश्य होगा जब आप यहाँ पहुंचे होंगे? आपकी पृथ्वी पर चलने के लिए आपने क्या आयाम बदलने पड़े? रॉ, आपको हवा का अभ्यास तो होगा, शून्यता से विलीन होना, एक में विलीन होना, वहां के लिए शून्यता नहीं है। जैसे ये घनत्वता के लिए बता रहे हैं मास्टर्स, तो घनत्वता एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि जैसे घनत्वता को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी चीज का बहुत ठोस होना और किसी चीज का हल्का होना। यदि आप अपने पंखे का बटन ऑन कर दो, पहले हम उस पंखड़ियों को देख सकते हैं, परंतु जैसे जैसे उसकी स्पीड तेजी से पकड़ती है तो उसमें कंपनता आती है, और जो चीज जितनी तेजी से कांपेगी उसकी कंपनता उतनी तेजी से बढ़ेगी और उतना ही वह हल्का भी होता जाएगा, और या ये कह सकते हैं कि वो एक टाइम पे दिखना बंद हो जाएगा या कम कम दिखेगा। इसी तरह से घनत्वताएं काम करती हैं। जैसे कि आप गाड़ी के नटों या पेच का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गाड़ी चलते चलते उन नटों को भी दिखना बंद कर देते हैं जो टायर पे लगे रहते हैं।
यहाँ पर घनत्वता का यही मतलब है कि जो जितनी ज्यादा घनत्वता होगी वो उतना ज्यादा दिखना बंद हो जाएगा, और हमारे आसपास जो खाली हवा है वहां पर भी कोई ना कोई इस समय छठी, पांचवी, आठवीं, 10वीं, 12वीं घनत्वता के लोग हम महसूस महसूस क्या हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारे आसपास इस समय है। छठे आयाम से हम सोच के द्वार प्रकाश के प्रत्येक या विकृत प्रकाश में मौजूद अनंत बुद्धिमत्ता से हेरफेर करने में सक्षम है, जिससे कि हम हमारी प्रतिरूप दे सकें, जो कि तीसरी घनत्वता से हमारे छठी घनत्वता को दृश्य कर सके। यानी कि हम हमारे छठी घनत्वता में हवा में गायब हो गए और अनंत बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके तीसरी घनत्वता यानी आपके ग्रह में दृश्य हो गए। आपके तरह दिखने के लिए हमने अपने जैसे रूप भी ले लिया। हमें इस तरह के प्रयोग की अनुमति उस परिषद द्वारा दी गई जो इस ग्रह की रखवाली करता है। हम छठे से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी हम आ जा सकते हैं। उस घनत्वता में हम मेल खा लेते हैं, हवा में हम घुल मिल जाते हैं। इसी तरह हम आपको दृश्य में दिखाई दिए, तो ये हमारी सोच बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके हम आपके दृश्य में दिखाई दिए। और यह अनुमति हमें राव बता रहे हैं, यह अनुमति हमें आपके ग्रह की रखवाली करने वाले परिषद द्वारा दी गई। परिषद एक महासंघ को बताया गया है। डॉन कहते हैं यह परिषद कहाँ स्थित है? रॉ कहते हैं यह परिषद शनि ग्रह के अष्टक 8वें आयाम में स्थित है, कि ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में है जिसे आप तीसरे आयामी शब्दों में छल्ले यानी रिंग के रूप में समझते हैं। यानी कि शनि ग्रह की जो रिंग है चारों तरफ, उस रिंग पर वह महासंघ बैठता है। डॉन, कृपया क्या पृथ्वी पर इस सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर आप जैसे लोग पाए जाते हैं? रॉ, क्या आप स्थान, समय, वर्तमान सूचना या स्थान, समय, सातत्य, स्थान, भविष्य सूचना का अनुरोध करते हैं? यानी कि आप वर्तमान के बारे में पूछ रहे हैं या भविष्य के बारे में? यानी वो अपना अगला पिछला सब पूछ रहे हैं कि पहले क्या था और अब की क्या है, वो सारा पूछ रहे हैं। रॉ बता रहे हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं आप, अगला या पिछला? तो डॉन कहते हैं हम दोनों, जो आपका वर्तमान है और आपका भूतकाल है और आने वाला भविष्य, हम उसके बारे में, सबके बारे में हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो रॉ कहते हैं एक समय स्थान में, यानी कि आपका अतीत, एक ग्रह पर तीसरे घनत्वता के प्राणियों की आबादी थी जो आपके सौर मंडल के भीतर रहता था। यह ग्रह कई नामों से जाना जाता था। आपके लोगों द्वारा आमतौर पर इसे मेल्डेक कहते हैं। इन संस्थाओं ने अपने ग्रहों के क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था तथा उन्हें मजबूरी में अपने लिए दूसरे स्थान को ढूंढना पड़ा जो कि तीसरी घनत्वता का है। उनके समय के अनुसार आपके सौर मंडल में सिर्फ यही एक ऐसा ग्रह था जो कि उनके रहने योग्य था और एक के कानून का जरूरी ज्ञान देने में सक्षम था, ताकि उनके मन, शरीर, आत्मा की विकृति हो सके। विकृति यानी पश्चाताप हो सके। तो रॉ कह रहे हैं कि राष्ट्र में एक ऐसी सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता थी जो कि मेल्डेक, जिसको हम आमतौर पर मेल्डेक कहते हैं, और उन्होंने अपने ग्रह को स्वयं नष्ट किया था और उसके बाद वो पश्चाताप में थे क्योंकि उन्होंने उस ग्रह को खुद ही नष्ट किया था और उनको अभी तीसरी घनत्वता के और एक्सपीरियंसेस लेने थे, तो उन्होंने हमारा ग्रह चुना। और आज भी वह हमारे ग्रह के आगे आपको और जानकारी दी जाएगी कि हमारे इस मेल्डेक में वह सिविलाइजेशन कैसे रहता है। डॉन, वे यहाँ कैसे आए? रॉ, वे कटाई की प्रक्रिया के माध्यम से आए, यानी जिस तरह एक किसान अपने फसल को तैयार होने के बाद काटता है, उसी तरह हमने उन्हें वहां से ऊंचे क्षेत्र में रखा, वहां से वो इस घनत्वता में पूर्व जन्म की प्रक्रिया द्वारा आए। यानी रीइंकार्नेशन जिसको कहते हैं, कि उस बाद उन्होंने हमारे ग्रह पर रीइंकारनेट करके आए, दोबारा जन्म लेके आए उस कटाई के बाद। डॉन, यह हमारे वर्षों में कितनी पहले हुआ था? रॉ, मुझे इस उपकरण के संवाद करने में कठिनाई हो रही है, हमें उसकी अवस्था को और गहरा करना चाहिए। उपकरण में संवाद में कठिनाई यानी यहाँ कालरा के लिए बताया जा रहा है कि वह
थोड़ा इम्बैलेंस हो रहे हैं तो उनके लिए और व्यवस्था को थोड़ा गहरा करना चाहिए। यह आपके लगभग 5 लाख साल पुराना हुआ था। रॉ कहते हैं मुझे इस उपकरण के संवाद करने में कठिनाई हो रही है, यहाँ कालरा की बात हो रही है। उसके बाद उन्होंने लगभग 500,000 साल पहले हुआ था, इसके लिए बता रहे हैं। डॉन, धन्यवाद। तो क्या पृथ्वी की पूरी आबादी, पृथ्वी की मानव आबादी, क्या वे सभी मूल रूप से मेल्टेक से हैं? रॉ कहते हैं यह बिल्कुल अलग सा सवाल है और इनका अपना अलग स्थान है। वे जिन्हें आपके क्षेत्र में उस क्षेत्र से कटाई द्वारा लाया गया था उसे विध्वंस होने से पहले मेल्डेक कहते थे। जो ग्रह से मेल्डेक सभ्यता जो एक अलग ग्रह से आई थी, उस ग्रह को कोलैप्स करने के बाद, उसके बाद जो यह इस ग्रह में कटाई करके आया है, उनमें से कई लोग पुनर्जन्म लेकर धरती के ऊपर ना रहते हुए वह मेल्डेक सभ्यता हमारे धरती के नीचे रहती है, धरातल में रहती है, यानी कि उन्हें धरती के भीतर रखा गया है। आपके ग्रह के आबादी में अलग अलग समूह के लोग शामिल थे जिनको अन्य दूसरे आयाम से कटाई की प्रक्रिया द्वारा तीसरे आयाम के गोले पर लाया गया। आप में से कोई भी एक ही जाति या पृष्ठभूमि का नहीं है। आपके गोले में आप जो अनुभव साझा कर रहे हैं वे अलग समय, स्थान तथा सातत्य के लिए काफी अनूठा है। यानी अलग अलग घनताओं के लोग हमारे इस गोले में, हमारे इस पृथ्वी पर आए हैं और हम अपना अनुभव उन सभी सभ्यताओं के साथ एक समय पर एक साथ साझा कर रहे हैं। डॉन, मुझे लगता है कि यह पता लगाना उचित होगा कि हमारे ग्रह पर प्राणियों के इस स्थानांतरण और फसल की क्रिया में एक नियम कैसे कार्य करता है। रॉ, मैं रहा हूं। एक का नियम बस इतना कहता है कि सभी चीजें एक हैं और सभी प्राणी एक हैं। इनमें से कुछ व्यवहार और सोच इस कानून की समझ और आभास के अनुरूप होती है। वो जिन्होंने अपने अनुभव के चक्र को पूरा कर लिया होता है, उनके सोच और कर्म की समझदारी के अनुसार उनकी अलग अलग श्रेणी बन जाती है और उनके कंपनता के स्तर के अनुसार उनको अलग अलग किया जाता है और जो उन्हें सबसे आरामदायक लगता है उस जगह को वह चयन करते हैं। तो यहाँ पर 3 श्रेणियां बताई हुई हैं। 3 श्रेणियां यानी ग्रेडिंग्स के अनुसार, सोच, कर्म और उनके चक्रास के अनुसार उनकी ग्रेडिंग बताई हुई है। जो जिस घनत्वता में रहते हैं उस मानव के सोच, कर्म और चक्र के अनुसार उनकी ग्रेडिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ छोटे चक्र भी होते हैं, कुछ बड़े चक्र भी होते हैं। बड़े चक्रों के लिए आपको आगे और इस सत्र में कल बताया जाएगा, लेकिन आज की जानकारी में सोच, कर्म और चक्र जो हमारे ग्रेडिंग के अनुसार तय किए जाते हैं। अगर हम थर्ड डेंसिटी, तीसरी घनत्वता में अपनी एक्सपीरियंस को पूरा कर चुके होते हैं तो हमें उसके बाद ऊपर के डेंसिटी में, ऊपर की घनत्वताओं में जाने के लिए हम चूज किए जाते हैं। लेकिन अगर हमारी थर्ड डेंसिटी कंप्लीट नहीं होती, तीसरी घनत्वता में अभी हमारे और एक्सपीरियंसेस, अभी हमें और लर्न करना होता है, तो हमारे को वापस उसी जगह पर तीसरी डेंसिटी जहां पर चल रही होती है, तीसरी घनत्वता का गोला जहां चल रहा होता है, उसी में हमें वापस रीइंकार्नेट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया का संरक्षण या देखभाल उन पालन पोषण करने वाले लोगों द्वारा होता है जो एक के कानून के काफी करीब होते हैं और उन्हें एक के कानून की अच्छी समझ होती है तथा सक्रिय सेवा देकर अपना पूरा समय इसी काम को देते हैं। ये सब उन्हीं के गाइडेंस में होता है जो एक के कानून को पूरी तरह से पालन पोषण करते हैं और उनकी भरपूर मात्रा में सेवा भी देते हैं। इस प्रकार ये वो माया जाल है, वो प्रकाश का बना हुआ है और या उचित ढंग से पर कम समझ में आने वाले प्रेम से बना है। ये अलग अलग तीव्रताओं का होता है। प्रत्येक इकाई जो कि आगे की घनत्वता में जाने के लिए तैयार रहता है, उनकी आत्मा उसी प्रकाश की रेखा के साथ साथ चलती रहती है जब तक कि ये प्रकाश बड़ा होकर चमकीले ना हो जाए। उस समय वो इकाई रुक जाती है। हो सकता है कि यह इकाई मुश्किल से तीसरे घनत्वता तक पहुंची हो या हो सकता है कि तीसरे घनत्वता के अंत के बहुत करीब हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग तीसरी डेंसिटी के स्टार्टिंग में पहुंचते हैं, तीसरी घनत्वता के स्टार्टिंग में पहुंचते हैं या उसके अंत तक पहुंचते हैं, सारा कुछ उसी पर ही डिपेंड होता है कि
कितनी रोशनी को वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कितनी चमकीले, जैसे इसमें बताया प्रकाश बड़ा होकर चमकीला हो जाता है, तो उसको कितने लोग, कितनी आत्माएं झेल पाती है उस प्रकाश को, उस हिसाब से वो चयन किया जाता है कि वो तीसरी घनता के शुरू में पहुंचा है या तीसरी घनता के अंत के बहुत करीब पहुंच चुका है। फिर भी जो लोग इस तीव्र प्रकाश में तीव्र प्रकाश प्रेम के अष्टक के भीतर आते हैं, वे एक बड़े चक्र का अनुभव करते हैं, जिसके दौरान उसे अपने विकृतियों की खोज का अवसर मिलता है, जो कि प्रत्येक इकाई में जन्म जात होता है। इस विकृतियों के हिसाब से ही वो चयन करता है। जैसा कि आपको पता चला कि चयन वही चूज करना, ग्रेडिंग के अनुसार हम किस तरह से अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करके आगे की घनताओं में, जैसा हमें सिखाया जा रहा है, हमें जाना है, तो हमको हमारे अंदर से ये सोल को सब पता है, सोल की ही ये जानकारी रहती है कि तीसरी घनता, चौथी, पांचवी, छठवीं, और किस तरह हमें आगे आगे बढ़ के अपने अंदर ये पता लाना है कि हम इस समय तीसरी घनता की शुरुआत में हैं या तीसरी घनता की अंततः में हैं, जिसे हमें अगले कटाई के लिए तैयार किया जाए। डॉन, हमारे वर्ष में वर्तमान में इनमें से किसी एक का चक्र लंबाई कितनी है? रॉ, एक बड़ा चक्र अपने वर्षों का लगभग 25,000 होता है। इस तरह के 3 बड़े चक्र जिनके दौरान वे लोग जिन्होंने अपना सबक सीख लिया होता है उनकी कटाई हो सकती है। 3 प्रमुख चक्रों के अंत में, अर्थात आपके वर्षों के लगभग 75 और 76,000 के बीच, सभी को उनकी प्रगति का परवाह किए बिना काटा जाता है, क्योंकि उस समय के दौरान ग्रह स्वयं आगे के घनत्वता में बढ़ जाता है, नीचे के घनताओं के लिए रहने लायक नहीं रहता। यानी यहाँ बता रहे हैं रॉ कि 3 बड़े चक्र होते हैं और उनमें से 2 ऐसे छोटे चक्र रहते हैं जहां तीसरी, चौथी, पांचवी घनता के ग्रेडिंग्स के अनुसार चयन किया जाता है कि उनका पुनर्जन्म होगा, और ऐसे लगभग 75 और 76,000 के बड़े चक्र भी होते हैं जिनमें प्लैनेट, ग्रह अपनी खुद असेंड करना चाहता है। उसमें उस दौरान घनत्वता का कोई महत्व नहीं रह जाता कि उस समय, उस दौरान कौन सा व्यक्ति, जो सोल चाहे उसमें उसकी कटाई हो सकती है, यानी कटाई आसान हो जाती है बड़े चक्र में आते आते, क्योंकि ग्रह की ये मर्जी होती है, ग्रह आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए घनताओं के लिए यह लायक नहीं रहता। तो दोस्तों, यह सत्र हमारा आगे बहुत बड़ा है, इसलिए इसका अगला शेष सत्र कल प्रसारित करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको अनंत रचयिता की रोशनी में और प्रकाश में छोड़ते हैं। थैंक यू। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही
अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो मच।